नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया जो टॉपिक है। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख स्थल वाला हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम 6वीं यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6वीं जो यूनिट है वो 6वीं यूनिट का जो शीर्षक रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप रहेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक है उसका आप अच्छे से रिवीजन करें। जो भी नोट्स बन रहे हैं आप उनका अच्छे से रिवीजन करते जाएं। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो भी वीडियोस आपको हल्के हाल जैसे जो भी वीडियोस देखने को मिलती है आप उसको देखकर अपने नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। चित्र में आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। सही है, अलग अलग महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है हमने। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ऊंचे नीचे का मतलब कहीं पर अपन को पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर हमें पठार मिलेंगे। तो पठार जो हो गया, प्लेटू जो हो गया, प्लेटू वो ऐसे होगा और जो पहाड़ होंगे वो ऐसे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं स्थल की आकृतियां हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में अगर देखा जाए 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। ठीक है, और जो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को जो समय लग रहा है, सूर्य की परिक्रमा करने में ये, ठीक है, यानी कि 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे पर ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। तो आप समझ सकते हो जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही हो, कार चल रही हो, आप उसमें कार में बैठे होंगे और उसके शीशे खुले होंगे तो आप देख सकते हो कि यार इसकी स्पीड कितनी भयंकर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे में। लेकिन यहाँ पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है उसकी, और जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है 1,07,160 किलोमीटर। यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा भी बोलते हैं कि हर एक जो ग्रह है वो एक गति कर रहा है। ठीक है, और वो गति कर रहा है तो कैसे गति कर रहा है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्योंकि पृथ्वी इतनी स्पीड में घूम रही है यार अपने अक्ष पर, और ऐसे घूम रही तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर हमें उस चीज का एहसास जरूर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जब इसको बड़े स्तर पर इस चीज को समझते हैं तो दिखाई देता है कुछ स्थान ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाएगी और कहीं पर धंस जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष पर कहीं ना कहीं गति कर रही है उसकी वजह से। ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, अगर 600 मीटर है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है तो उसको पर्वत या पहाड़ कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी भी उन्होंने एक लिमिट रखी है। ठीक है, 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम। अब 8000 से ऊंचे तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट के बारे में आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक इमेज दिख रही है और इस इमेज में सारी चीजों को इंडिकेट किया गया है कि जैसे कि हिल है, पर्वत है, पहाड़ी है, तो ये आपका हो गया पर्वत। ठीक है, क्योंकि आपको सामने दिख ही रहा होगा। और ये हो गया आपका प्लेटू, यानी ये हो गया आपका पठार। ठीक है, प्लेटू बोलते हैं इसको इंग्लिश में। झील वो होगी जिसमें चारों तरफ ये पानी भरा होगा, इसमें चारों तरफ से इस तरीके से गिरी होगी, इसको बोलेंगे अपन झील। ठीक है, ये झील हो गया जिसमें कोई नदी या कोई तालाब का पानी आके इकट्ठा हो गया। तो ये नदी है, देखो ये नदी हो गई, ये नदी आई और यहाँ पर उसका पानी इकट्ठा हो गया, और ये एक नदी है। नदी को अपन समझ सकते हैं। सहायक नदी क्या होती है? जब एक बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आके मिल जाती है
तो वो उसकी सहायक नदी कहा जाती है। ये पूरा मैदान हो गया, इस चीज को अपन समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। घाटी क्या होगी, ये घाटी हो गई, जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़े या नीचे की ओर उतरे, तो वो घाटी हो गई। पहाड़ी हो गई, पर्वत से छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। जल संधि क्या होगी, देखो जल संधि क्या होगी, हर एक चीज को इस इमेज में दर्शाया गया है। जल संधि होगी जो दो जल स्थल को मिलाएगी, और स्थल संधि वो होगी जो दो स्थलों को, ये स्थल संधि है। जैसे पनामा स्थल संधि हमने उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था, बाद में उसमें कट करके एक नहर बना दी गई, तो पनामा नहर अपन उसको बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा, अब बोलते हैं डेल्टा क्या होता है, हर एक चीज आपको एक बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का मतलब जो नदी गिरने वाली होती है, बस ये जब नदी गिरने वाली होती है तो नदी कई धाराओं में बट जाती है, उसका पानी, क्योंकि बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, बीच में कुछ ऐसी चट्टानें पहाड़ वगैरह आती हैं, और बिल्कुल गिरने से पहले, तो उसको अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है ना। सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका नाम सुना होगा आपने सुंदरवन डेल्टा का, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा, तो ये सहायक नदी हो गई, स्थल, ठीक है। और इधर प्रायद्वीपीय, वितरिका, डेल्टा, नदी, मुहाना, नदी का जो मुहाना है सबसे बड़ा मुहाना, ओब नदी का मुहाना, यानी कि ये गिरने वाला जो स्थान होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको अपन बोल देते हैं कि भैया ये मुहाना हो गया, कि इतने बड़े एरिया को सबसे बड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना है, वो अपन आगे वर्ल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पठार, झील वगैरह, पर्वत श्रृंखलाएं क्या हो गई, ये पर्वतमाला, तो पर्वतमाला में क्या होंगे, कई पर्वत होंगे, ये दिख रहे हैं आपको, कई पर्वतों की श्रृंखला होगी। तो इसको सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, और सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। तो पर्वत श्रृंखला बोले, पर्वतमाला बोले, तो इस तरीके से आपको ये चीज सारी की सारा एक इमेज के अंदर आप इमेज देख सकते हो, और इस इमेज में सारी चीजें इंडिकेट की गई हैं। द्वीप है तो द्वीप कैसा होता है, ऐसा ये द्वीप होता है, आइसलैंड जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। जल संधि का मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है। जल संधि होती है तो स्ट्रेट अपन उसको बोल सकते हैं, जल डमरू बोल सकते हैं उसको, जल डमरू बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वो वाला समुद्र वाला पोर्शन हो गया। अगला दूसरी, यह भारी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। मृदा अपर्दन होता है, मृदा का कटाव होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है, ठीक है। जैसे अगर देखें, टूट टूट के मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, ढेर लग गया, उस पर पानी गिर गया, तो एक ठोस चीज बन गई। वो तो स्थलाकृति जो बनी हुई है, तो वो किसके कारण बनी है, निक्षेपण के कारण। मृदा टूट टूट के गिर रही है, ऊपर का हिस्सा जो टूट के गिर रहा है वो अपर्दन के कारण, और नीचे वो टूट कर इकट्ठा हो रहा है, ढेर बन गया, तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं बोलते हैं। अब देखें पर्वत के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, और पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। शिखर छोटा होता है और आधार, ठीक है। इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है, और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होगी, ऊपर ऊंचाई बढ़ते जाएंगे तो जलवायु कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिन्हें हिमानी कहा जाता है। और यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। और पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं, यानी कि पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर है और कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम हर एक टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं, और एक तरफ से धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। ये देखिए, इस तरीके के ये पर्वत हो गया, ठीक है। ये बलित पर्वत भी होते हैं। बलित पर्वत का मतलब थोड़ा घुमावदार, ये बलित पर्वत भी हो गए, ठीक है। बलित पर्वत यानी कि एक तरीके से ये घुमावदार है। भूपर्पटी, अपन भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट होता है।
जो इसकी लेयर्स होती है ना, लेयर में सबसे क्रस्ट भूपरपटी है, प्रवार, क्रोड है, नाइफ है, इस तरीके से अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका पर्वत की इमेज हो गई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कहा जाता है बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होती हैं, ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय है, आल्पस पर्वत है, ठीक है, तथा एंडीज, क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है बलित पर्वत, एक होता है ब्रंसोत पर्वत और एक होता है आपका ज्वालामुखी पर्वत। ये 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, डोरमेंट यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, और हाँ ये 3 प्रकार के हो गए। 3 प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं और विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, वॉल्केनो जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। बलित पर्वत, ब्रंसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस, अब देखो एक पॉइंट मिलता है आपको यहां से, हिमालय तथा आल्पस कैसे पर्वत हैं? हिमालय तथा आल्पस जो है वो बलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय तथा आल्पस कैसे पर्वत हैं? हिमालय तथा आल्पस जो है वो कैसे पर्वत होंगे? वो बलित पर्वत होंगे। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से हमने ये 2 पॉइंट निकाले हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ठीक है। देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार हैं और भारत की अरावली श्रृंखला, जो राजस्थान की अरावली, विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली जो है, अरावली बेटा कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान की अरावली आपने हिल सुना होगा। राजस्थान की पर्वत जो हैं वो सबसे पुराने। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं, ठीक है। बलित पर्वत के 2 उदाहरण यहाँ रखेंगे। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसको ब्रंतोस्त पर्वत कहा जाता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हास्ट बोलते हैं तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, ये द्रोणिका बोलते हैं, ठीक है। ब्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, देखो द्रोणिका अगर देखा जाए तो द्रोणिका शब्द को अपन कहां से, ये जो अभी आपने इमेज देखी थी, हाँ ये आएगी अभी इमेज, ठीक है। ये द्रोणिका और उत्खंड, उत्खंड का मतलब ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा होगा और जो नीचे दबा वाला होगा उसको द्रोणिका भ्रंश बोलेंगे। नीचे दबा होगा द्रोणिका, फिर उत्खंड भ्रंश हो गया, फिर द्रोणिका हो गया। इस तरीके से अपन इसको अभी देखेंगे, ठीक है। ये आ गया। और यूरोप की जो राइन घाटी है, यूरोप की जो राइन घाटी है यूरोप की, ठीक है, यूरोप की जो राइन घाटी है तथा बॉसजेस पर्वत, ठीक है। यूरोप में राइन नदी बहती है, राइन नदी अगर आपने नाम सुना होगा, इसको राइन नदी को शायद पोम तेल की नदी कहते हैं, ठीक है। तो राइन घाटी और बॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए और इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। किलिमंजारो और फ्यूजियामा, जो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी पर्वत है ना, ये विलुप्त पर्वत है, ये विलुप्त है, ठीक है। और जो फ्यूजियामा जापान है ना, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब तुम कहोगे कि विलुप्त में और प्रसुप्त में क्या अंतर है? विलुप्त का मतलब ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी भी विस्फोट नहीं होगा, वो होता है विलुप्त ज्वालामुखी। तो ये किलिमंजारो है, किलिमंजारो की अपन बात करें, एक तंजानिया है, एक किलिमंजारो है, ठीक है, एक माउंट पोपा है शायद, जो भी, तो हाँ, तो ये विलुप्त ज्वालामुखी हैं। तो किलिमंजारो कैसा? अफ्रीका का किलिमंजारो के पूर्वी ढलानें जो है, यहाँ पर कहवा की खेती भी की जाती है। तो किलिमंजारो विलुप्त ज्वालामुखी है जिसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा, इसमें कभी विस्फोट नहीं होगा, वो विलुप्त ज्वालामुखी होगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में है ये, और फ्यूजियामा जापान का प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब
प्रसुप्त ज्वाली का मतलब यह है कि इसमें उद्गार तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। अभी उद्गार प्रेजेंट में नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे कि प्रसुप्त ज्वाला। प्रसुप्त ज्वालामुखी बिल्कुल सुप्त होगा, बिल्कुल शांत होगा, लेकिन इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। जो पर्वत है जल के संग्रहार होते हैं, जल के संग्रहार होंगे पर्वत। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है और जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग, जो पर्वत है पर्वतों के जल का प्रयोग सिंचाई तथा पन बिजली यानी पानी से जो बिजली तैयार की जाती है, नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद है, रेक्सिन है, रेजिन यानी कि रेक्सिन होता है, रेक्सिन वगैरह। ठीक है, जिसको कृत्रिम रूप से हम कहीं ना कहीं कृत्रिम चमड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, गोंद है, रेजिन है इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है और वे पर्वतों की यात्रा और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। ठीक है, पैराग्लाइडिंग होता है, हैंग ग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, स्कीइंग होता है। स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं, ये ज़्यादातर पर्वतों पे होते हैं। ठीक है, और क्या आप हिमालय में कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ यहाँ खेल खेले जाते हैं? तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, जहाँ तक उत्तराखंड वगैरह, कुल्लू मनाली वगैरह, इसमें बर्फीले क्षेत्र होंगे, वहाँ पर ये स्कीइंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये द्रोणिका क्या होगी? धसी, दा से द्रोणिका यानी कि धसी होगी। ठीक है, बिल्कुल नीचे की ओर। और उत्खंड वृंश है तो ये अब मैंने अभी आपको बता दिया। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप पर है। एक मोना लोआ आपने नाम सुना होगा, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। यानी कि मोनाकी पर्वत है तो वो कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप जो आता है वो अमेरिका के लेफ्ट साइड में है, उत्तर अमेरिका के लेफ्ट साइड में। इसी हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी है जिसे बोलते हैं मोना लोआ, मोना लोआ ज्वालामुखी। विशाल ज्वालामुखी में से आता है, बड़े ज्वालामुखी में से सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ। मोना लोआ एक ज्वालामुखी है। ठीक है, मोना लोआ जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, मोना लोआ जो है वो ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का इसमें आपको कहीं ना कहीं एक इमेज दिख रही है। इसमें लिखा है किनारों से जो पिघलती चट्टानें जो है वो लार्वा के रूप में निकलती हैं और लार्वा इसके छोटे छोटे कण निकलते हैं। इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है कि एक लेपली शब्द इस्तेमाल होता है। इसमें जो झाग टाइप का दिखता है उसको फेना भी बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी एक शंकु आकार का होता है और कई प्रकार के इसमें राख और लावा की परतों के जमने से, राख और लावा की परतों के जमने से इसका एक केंद्र होता है हमेशा। ठीक है, और जिसमें मैग्मा का निर्माण होता है, एक कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का जो लार्वा होता है वो, और फिर धीरे 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 ये एक विस्फोट के रूप में बाहर ये निकलता है। ठीक है, मैंने बताया ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक पहले नंबर का होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे नंबर का होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरे नंबर का होता है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ये जो टुकड़े हैं, टुकड़ों का भी बताया जाता है कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, इसमें कहीं जब कांच की गोलियों के समान जो टुकड़े होते हैं उनको लेपली कहा जाता है। उससे भी छोटे टुकड़े होंगे उसको स्कोरिया कहा जाता है, मतलब स्कोरिया है, लेपली है, तो इन टुकड़ों को बोला जाता है। ठीक है, इसको क्रेटर बोला जाता है। तो क्रेटर यानी जो ज्वालामुखी का मुख होता है, ये वाला जो भाग होता है इसको अपन क्रेटर भी बोलते हैं, कीप के आकार का जो भाग है। ठीक है, इसको क्रेटर भी बोल सकते हैं। क्रेटर झील होती है जब ज्वालामुखी में पानी भर जाता है, जब पूरी तरीके से ज्वालामुखी धीरे धीरे अपर्दन करके, मान लो ये आकार रह गया, इसमें पानी भर गया, तो क्रेटर झील भी बोलते हैं। आपने पुष्कर झील सुना होगा, राजस्थान की पुष्कर झील एक क्रेटर झील है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी का ये पहाड़ हो गए इस तरीके से।
ये स्कीइंग होता है। इस खेल का नाम क्या है? स्कीइंग। अभी आपने पढ़ा हुआ था, स्कीइंग जो होता है बर्फीले क्षेत्र में ये खेल खेला जाता है। पठार क्या होता है? बोला पठार, पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है, ठीक है। ये आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल मतलब जो होते हैं वो खड़े होते हैं, और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। आपने एक रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपने सुना होगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। पामीर का पठार जो है उसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। रूफ ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या लिखा हुआ है? केन्या। केन्या की कैपिटल नैरोबी, तंजानिया का डोडोमा, युगांडा का कंपाला। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब ये पठार हैं केन्या में, तंजानिया में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और पामीर का इसमें कहीं ना कहीं देखा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अगर सबसे ऊंचा पठार की अपन बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000, ठीक है। हाँ, विस्तृत पठार जो है फैला हुआ पठार है, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो फैला हुआ पठार है विस्तृत पठार है तो पामीर का पठार है, ठीक है। और पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड का नाम सुना होगा, छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। छोटा नागपुर जो है ये कहां पर है? झारखंड में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकली है, आपको पता है दामोदर नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। लोहा, कोयला, मैग्नीज बहुत बड़े भंडार हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी बेटा वही झारखंड में बहती है, और इस स्वर्ण रेखा नदी पर एक हुंडरू जलप्रपात है। कभी पूछ लें हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा। हुंडरू से घुंघरू याद कर लें, घुंघरू था, पायल में घुंघरू था, वो काय का था? सोने का था। कर्नाटक में जोग या गरसोप्पा आपने सुना होगा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, यानी रमणीय वाला घूमने लायक अच्छे स्पॉट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट पड़े हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैदान के बारे में। अब मैदान तो आप समझते ही हो, पठार क्या है, मैदान क्या है, उस इमेज के अंदर ही आप समझ गए थे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचाई। देखो उधर हमने पर्वत पड़े थे वो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई, और 200 मीटर से अधिक ऊंचाई होगी तो किसकी होगी? वो मैदान, ठीक है। मतलब ऊंचे नहीं होते, सॉरी 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते, उन्हें क्या कहेंगे हम? जो ऊंचे नहीं होंगे 200 मीटर से उन्हें हम मैदान कहेंगे। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित होते हैं, और अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियों पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं और अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, जो पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह जो भी होगी, ठीक है। और अपने साथ ढो जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। निक्षेपित का अर्थ हो गया जमा होना, एक तरीके से ये सारी चीजें एक जगह जमा हो जाती हैं और वही एक मैदान का रूप धारण कर लेता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं,
ठीक है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे, ठीक है। एशिया के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, और चीन के अंदर यांगसे नदी का मैदान है। इसके प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता जरूरी होती है, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी के लिए भी ये कहीं ना कहीं यह भाग पृथ्वी के लिए काफी उपयुक्त होते हैं और भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैदान के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है कुछ स्थल एवं लोग हैं कि स्थलों पर विभिन्नता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है और मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ये बात हम समझ सकते हैं। मैदानों में फसलें उगाई जाती हैं, ये धान की खेती वगैरह जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, धान की खेती उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। समतल भूमि में विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। और क्या आप उन कुछ अंतरों को बता सकते हैं? आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान वगैरह बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से कर सकते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है उस पर मकान निर्माण कर रहे हैं, तो उसका एक दुरुपयोग कर रहे हैं, उस स्थल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये कुछ क्वेश्चंस बन गए आपके कि भैया स्थल रूप कौन से हैं, पर्वत में पठार में क्या अंतर है, पर्वत कैसे होंगे, पठार कैसे होंगे, बता सकते हो। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, वो 2 प्रकार के तो आपने पढ़े ही थे, ठीक है। और मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी हैं, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है, और निक्षेपों के इकट्ठे होने से मृदा के अपरदन के बाद नदियों के द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें नदियों से जल मिलता है जिससे खेती कर सकते हैं, और भी पूरी ज़रूरत का जो भी है, ठीक है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जीवन कहीं ना कहीं गुजारना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं नॉर्मली, ठीक है, जो बनेंगे। स्वाभाविक है, पर्वत पठारों से भिन्न होती हैं, क्यों होती हैं, ऊंचाई की वजह से, ढाल की वजह से, अमुकता के। हिमानी कहाँ पाई जाती हैं, तो जो कहीं ना कहीं पर्वतों में ऊंचाई पर जो नदियाँ, ठीक है। और दक्कन का पठार है, तो दक्कन का पठार जो है वो भारत में है, ये तो पता ही है आपको। यांगसे नदी चीन की नदी है, और यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है आल्प्स पर्वत आपने पढ़ा हुआ है। रॉकीज जो है वो अमेरिका के अंदर है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में है। इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं ये नॉलेज मिलती है, और इनके बारे में देखो, हम एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो भी मिलेगा एक तरफ से स्कैन होता चला जाएगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। और जितना हो सके अपना बेसिक पढ़ते जाओ आप, और जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे आपको और भी कुछ नया मिलता जाएगा, ठीक है। तो आज का जो भी टॉपिक था जो मैंने आपको कराया, और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अपन को पढ़ने को मिल गई, उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि हमें एक बहुत अच्छा फैक्ट मिला कि जो हिमालय तथा आल्प्स पर्वत हैं वो कैसे हैं, बलित पर्वत होते हैं। और बलित पर्वत की अपन बात करें तो ऊपर आपने इमेज देखी थी, इस प्रकार का बलित पर्वत होते हैं, घुमावदार होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने ज्वालामुखी के बारे में भी तुम्हें बताया कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, तो विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी में अगर देखा जाए कि जो आपका कहीं ना कहीं इटली का एटना विसुवियस ज्वालामुखी इटली का एटना ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है।
प्रसुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा जापान आपने पढ़ा ही है, और विलुप्त ज्वालामुखी में किलिमंजारो जो है दक्षिण अफ्रीका का, वो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बेसिक हमने पढ़ लिया। इस प्रकार से हमने एक पर्वत पढ़े थे कि जो द्रोणिका होंगे तो वो इस तरीके से धसे होंगे, उत्खंड वृंश होंगे, ऊपर उठे हुए होंगे। ठीक है, खेल के बारे में पढ़ा था। इसमें जो स्कीइंग है, स्कीइंग की बात करें तो स्कीइंग जो है वो बर्फीले मैदानों पर की जाती है। इस प्रकार का दृश्य भी आपने कहीं ना कहीं टीवी पर स्पोर्ट्स वाले चैनल वगैरह होंगे उस पर देखा होगा। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और बिल्कुल आप रेगुलर वीडियोस देखते जाएं और अपने नोट्स बढ़ाते जाएं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने मान लो 6 वीडियो देखी, तो 6 वीडियो में आपने इतना पढ़ लिया, इतना कभी आप घर पर बैठ के रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भटकाव है बहुत ज़्यादा, मैं क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कई सारे क्वेश्चंस हैं। फिर लगता है मन में कि थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो। तो जब तक हम कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को स्थिर नहीं करेंगे, यानी कि कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो स्वाभाविक है हम कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हद तक अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ो, उनको फोकस करो और उनको रिपीट करो। मटेरियल इतना सारा हो जाता है कि हम उसका रिवीजन नहीं करते, वो हमारी गलती होती है, तो हम उसका रिवीजन रेगुलर करते रहें। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन आगे। और जो भी आपको कराया जा रहा है उसके आप नोट्स जरूर बनाएं, मैंने शुरू में भी बोला था और बाद में बोला हूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।